अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं शहजाद अब्बासी पॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान कला से ताल्लुक़ रखने वाली एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिन्होंने 2011 में अपने वालिद को खोया और वो आज इस दुनिया में नहीं है। इनका मौक़िफ़ यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है वो बहुत ज़्यादा है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस बहुत ज़्यादा है। इन्होंने पिछले साल भी इस्लामाबाद का रुख किया और इस बार भी इस्लामाबाद आई हैं अपने प्यारों को की तलाश में, ताकि वो उनको मिल सकें। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी हो या फिर बलूचिस्तान रेजिस्टेंस मूवमेंट हो, बोलान मेडिकल कॉलेज की तलबा सियासत हो, वहाँ से इन्होंने अपने मुज़ाहमती जो भी तहरीकें थी उसका आपने आगाज़ किया है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महारंग बलोच। डॉक्टर महारंग बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बचपन है आपका कैसे गुजरा और आपकी जो एजुकेशन है उस सवाल से थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरी पैदाइश बेसिकली कोयटा में हुई और मैं उस वक्त प्लेज पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ती थी और मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे उस वक्त। उसके बाद 2006 में मेरे वालिद को गुमशुदा किया गया और फिर उसकी गुमशुदगी के बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल डाइवर्ट हो गई। एक अलग ज़िंदगी जो नॉर्मल लाइफ थी वो ख़त्म हो गई। मेरी वालदा एक बहुत छोटी उम्र में ही मतलब वो एक हाफ विडो की ज़िंदगी गुजारने लगी और फिर उसके बाद हमारी तालीम मुतासिर हुई और हम बेसिकली जितने बहन भाई हैं हमने सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की है और उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक किया, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कैंट से मैंने FSC की और फिर मतलब मारंग का बचपन जो है ना सड़कों पे गुजरा है, प्रोटेस्ट क्लबों में गुजरा है। मेरी स्कूल की ज़्यादातर छुट्टियाँ प्रोटेस्ट के लिए होती थी। मेरी वालदा आती थी 12 बजे के टाइम या 11 बजे के टाइम, वो आकर मेरे लिए छुट्टी लेती थी कि आज कोई प्रोटेस्ट है, आज कोई धरना है, इस तरह। तो मेरी बचपन की यादें, खुशी का दिन वो था जब मैं इंतज़ार करती कि उस दिन मेरे शायद वालिद रिहा हो जाए और ईद हमारी ऐसी ही गुजरती थी। उस वक्त से लेकर आज तक हमने ईद का दिन जो है ना गम में गुजारा है। पहले अपने वालिद की जिबरी गुमशुदगी का गम, उसके बाद उनकी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के बाद वो गम और उसके बाद से, क्योंकि जिबरी गुमशुदगी एक ऐसा कर्ब है, एक ऐसा अज़ाब है जो ख़ानदान उससे गुजरता है, उसके बाद उस कर्ब को जान सकता है। उसके बाद से ही हमारी ईदें ऐसी ही गुजरती हैं। हम ईद के पहला दिन जो है ना प्रोटेस्ट में गुजारते हैं, जो लापता अफराद के लवाकिन हैं उनके साथ गुजारते हैं। ठीक है। अच्छा, पिछले साल आपसे मुज़ाकरात के लिए जो राना साउला साहब हैं वो आए और इसी तरह से जो आज़म तारिक साहब आए। इस बार भी आपसे मुज़ाकरात के लिए एक मुज़ाकराती टीम है जिसमें फादर हसन फवाद साहब की उसमें आए, तो कोई नतीजा इसका निकल सकेगा? व्हाट इज़ द होप इन इट? हमारी होप जो है ना, हमारे लोग हैं जिनको हमने मोबिलाइज़ किया है और साथ साथ हमारी होप ये है कि इंटरनेशनल दुनिया, ख़ासकर UNO इस चीज़ का नोटिस लेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और पाकिस्तान के जो स्टेट के अदारे हैं वो शायद किसी न किसी हद पर, किसी न किसी लेवल पर अपने पॉलिसी को, जो बलूच नस्ल कुशी की पॉलिसी है, उसको फिर से नज़रसानी करने की कोशिश करेंगे और जो इख्तियार उनके पास नहीं है शायद उस इख्तियार को वापस बहाली की तरफ लेकर जाएंगे। वो एक अवामी ताकत के ज़रिए हो सकता है, अवामी क़ुव्वत के ज़रिए हो सकता है। हमारी होप यही है कि जो बलूच नस्ल कुशी दहाइयों से चल रही है, बलूच लाशें उठाने से तक चुका है, तो उन लाशों को इस समाज में ओवरऑल सबको उसको होन करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ बलोच की लाश नहीं है, वो आपके आइन, कानून, आपके इक़्तिदार, ये तमाम आपकी जमहूरियत की लाशें हैं जो वहाँ से निकल रही है, जिसके ज़रिए जो है ना गैर कानूनी तौर पर आपकी एजेंसियाँ लोगों को उठाते हैं, उसके बाद उनकी मसख़शुदा लाशें फेंक देते हैं और इस पर आप सब के सब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हम 75 सालों से जारी आपके रियासती अदारों के जबर को एक्सपोज करने आए हैं। हम आपको बताने आए हैं कि आपके रियासती अदारे हमारी ज़मीन में क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आप कहती हैं कि जो इख्तियारात हैं वो तो किसी और के पास हैं, जो भी आपको कमेटी आती है आप कहते हैं आपको इख्तियार तो नहीं है। इख्तियार किसके पास है? कौन इसका नहीं, इसको एलेब्रेट गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि जब भी कमेटी आती है तो हम मुज़ाकरात के लिए ये एक प्रोसेस है। इसको, इस मूवमेंट को सिर्फ 42 डेज़ तक नहीं रखा जाए। इस मूवमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो 2000 से शुरू करें, 2 दहाइयों से शुरू करें, क्योंकि मुज़ाकरात पहले भी हो चुके हैं। एक कमीशन भी बनाई गई है नाम नेहाद, लेकिन उस कमीशन ने आज तक क्या किया? सैकड़ों की तादाद में जो लापता अफराद हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए हैं, लेकिन उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल नहीं किया गया। हम जब कहते हैं हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप झूठी तसल्लियाँ दें। आपकी ऐसा कमेटी बना है जिसका मतलब ये हो कि आप हमें यहाँ से उठा सकें। मतलब एक तरफ ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो दूसरी तरफ वही निगरान हुकूमत आकर ये क्यों कहती है कि आप 6 महीने का हमें वक्त दे। हालांकि पिछला वक्त जो उन्होंने मांगा था उस पर उन्होंने आज तक कोई बात नहीं की। पिछली कमेटियाँ जो उन्होंने बनाई थी उनकी कार्रवाई आज तक एक्सपोज नहीं हुई। दुनिया को पता ही नहीं चला कि वो कमेटी जो बनाई गई उसने आगे जाके क्या कार्रवाई की, उसने क्या रिजल्ट, जो है ना इतना संगीन मसला है, इस पर आप कमेटियों पे कमेटियाँ बनाते रहते हो, आप मुआहदात करते हो। आपने साइन किया था 2022 में आपकी वज़ीर कानून और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कि दे विल प्रिवेंट एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, लेकिन उसी दौरान जिस शख्स को हमने इंदराज किया था एज ए मिसिंग पर्सन ताबिश को, उसको जो है ना 1 महीने बाद उसी की लाश फेंकी जाती है। तो हम जब इख्तियार की बात करते हैं, इख्तियार का मतलब ये है कि हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कौन हमें इमीडिएट रेजोल्यूशन देगा, कौन इख्तियार के नाम पर हमें फिर से यहाँ से उठाने की बात नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इस तहरीक को ख़त्म करने की, ये तहरीक ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये चंद ख़ानदानों का मसला है ही नहीं। एक पूरा खित्ता इस मसले के उस पर है। एक पूरा खित्ता ऐसा है जिसको
जो सांस नहीं ले पा रही है। एक बात होती है ना कि जीना, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमारी जो कौम है वो सांस नहीं ले पा रही है। आपने इतना जबर हम पर किया, इतना तशद्दुद किया, इतना थ्रेटनिंग एक सिचुएशन बनाई है, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं हमारे लोग, जीते नहीं है। जो लोग आधी हमारी आबादी जो है ना आपकी ज़िंदानों में, आधी को इस डर की वजह से कि वो शायद आपकी ज़िंदान में जा सकते हैं, वो एक डिप्रेस ज़िंदगी गुजार रहा है, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी गुजार रहा है, उनकी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, आम लोगों का ख्याल है कि ये सारा जुल्म बलूचिस्तान में ही हो रहा है, तो बलूचिस्तान ने ऐसा क्या किया? क्योंकि पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो तो जब तक कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस ना हो जब तक तो किसी को उठाते नहीं है, तो बलूचिस्तान में ये जुल्म क्यों हो रहा है? यही तो मसला है, उठाने को जस्टिफाई क्यों किया जाता है? ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं पाकिस्तान से, ये सवाल आप हमसे नहीं पूछे, ये सवाल जाके ISPR से पूछे, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनसे पूछे कि क्यों बलोचों को उठा रहे हैं। हमारा बुनियादी सवाल ही यही है। और उठाने को क्यों जस्टिफाई किया जाता है? क्या आपका आइन, आपका कानून आपको ये इजाज़त देता है कि 24 घंटे के दौरान आपने अगर किसी फ़र्द को पकड़ा भी है, चाहे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी ही क्यों ना की हो, उसको अदालतों में पेश करें? हम तो इस बुनियादी नुक्ते की तरफ आए हैं। हम में से पीछे बैठे हुए एक भी फ़र्द आपको ये नहीं कह रहा है कि आओ मेरे लापता अफराद का हाथ मेरे हाथ में दे दो। वो तो बोल रहे हैं अपनी अदालतों में पेश करो, अपने सख्त से सख्त कवानीन लगाओ। तो ये बुनियादी सवाल है जो हम भी पूछ रहे हैं रियासत से। ये सवाल हमसे नहीं, उनसे पूछा जाए कि वो क्यों हमें उठा रहे हैं। क्यों हमारे लोगों को 70 सालों से इतना जबर किया है कि ना बच्चे महफूज है, ना औरतें महफूज है। ये औरतों को देखिए, इनकी ज़िंदगी है, इनकी ज़िंदगी है इस सर्दी में, जहाँ दूसरी औरतें इज़्ज़त पता नहीं क्या क्या नाम देकर जो है ना उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ मिली है? मर्दों के लिए इनमें से ऐसे बहुत से मैं आपको औरतें दिखाऊंगी जिनके शोहर भी शहीद कर दिए गए हैं। एक बेटा, एक लौते बेटे के लिए ये लोग आए हैं, बैठे हैं यहाँ पे। खैर, मज़ालिम की दास्तान है यहाँ पे। तो कोई किसी सियासी पार्टी का कोई हेड या कोई डेलीगेशन आपसे मिलने आपके दादरसी के लिए आया? देखिए, मिलने तो बहुत से लोग आए हैं और हमारा जो मूवमेंट है हम उसमें हर किसी को ये पैगाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, किसी फ़िरके से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो। ये एक इंसानी मसला है और ये पुरअमन एहतजाज है। इसमें हम हर किसी को अलाउ करते हैं वो है, और हर किसी से हमारी रिक्वेस्ट ही यही है कि वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए। इस मूवमेंट को जो हम एक पुरअमन जद्दोजहद लेकर आए हैं, औरतें लेकर आई हैं, औरतें हैं हम सब के सब, ये सब की सब औरतें सुबह शाम या सर्दी में बैठे रहते हैं, बच्चे हैं। तो इस मकसद के लिए वो आए। लेकिन मसला ये है कि ये मसला यहाँ तक पहुँचा कैसे? जितने भी सियासी पार्टियां यहाँ पे इक़्तिदार में रही हैं या इक़्तिदार से बाहर गई हैं, वो गिने चुने ही हैं ना। उन्होंने ही 70 साल से, जब से 71 के बाद ये आइन बना है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली एक जमहूरी मुल्क बना है, 71 से लेकर 2023 तक उन्होंने इस मसले को क्यों हल नहीं किया? क्यों बलोच नस्ल कुशी पर वो खामोश रहे? क्यों बलोचिस्तान के मसले को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आम लोगों, मासूमों के कत्ल-ए-आम को जस्टिफाई किया गया? और आज भी इतना बड़ा गैर इंसानी अमल है। और उनके बयानात देखें, आज हमारा वज़ीर आज़म भी ये बयान देता है कि ये सारे के सारे दहशतगर्द है और इनके साथ हिमायती जितने लोग हैं वो भी दहशतगर्द है। वो साफ़ियों को भी थ्रेट करता है, वो हमें थ्रेट करता है। और हम इस पोजीशन में है कि हम में से कोई भी किसी की भी ज़िंदगी महफूज नहीं है। इस धरने में मौजूद एक शख्स की प्रोफाइलिंग हो रही है। इस धरने को लीड करने वालों के साथ साथ इस धरने में मौजूद जो फैमिलीज़ हैं उनको भी थ्रेटनिंग हो रही है। और हम आप ऑन कैमरा में कहूँगी कि यहाँ पे मौजूद हर शख्स की ज़िंदगी खतरे में है। जो शख्स इस तहरीक के साथ जुड़ा है उसको भी जबरी गुमशुदा किया जाएगा, उसके ख़ानदान वालों को हरासा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमने इस तहरीक को लेकर आया क्योंकि ये हमारी बका की जद्दोजहद है। ठीक है। तो ये जो ठिठुरती रातें हैं सर्दी की, इसमें सर्वाइवल कैसे मुमकिन हो रहा है? मेडिकल की ज़रूरियात आपको होती होंगी, खाने की ज़रूरत होती होंगी। इस हवाले से कोर्ट ने तो उनसे कहा है कि नहीं आने दें खाने को, इनको तंग मत करें। अब कैसा सिलसिला है? देखिए, कोर्ट से तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि शायद वो इतना इख्तियार तो रखती है कि वो हमें प्रोटेस्ट करने का एक इख्तियार दे दे। लेकिन बिल्कुल आप देख रहे हैं इस सर्दी में यहाँ लाइनों में पीछे बैठे हैं औरतें और तस्वीर उठाई हुई है। उस तकलीफ़ को कोई अगर महसूस कर सकता है कि वो साइड में जाकर अपना कोई टेका भी नहीं देते हैं। वो तकरीबन सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। सर्दी तो इतनी शदीद है कि यहाँ अगर आग लगती है तो वहाँ पे बारी बारी हमने की होती है कि पहले 10 लोग बैठेंगे, फिर दूसरे 10 लोग बैठेंगे। जो हमारे पास कंबल वगैरह है वही हम ओढ़ते हैं। मगर बुनियादी तौर पर ये मसला बलूचिस्तान का मसला है और ये ख़ानदानें, इनकी ज़िंदगियाँ अज़ाब हो चुकी हैं। एक फ़र्द नहीं, सारी इसके पीछे जो उसकी ख़ानदान है वो भी मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। सब के सब उस तकलीफ़ ही उनको यहाँ बैठनी हुई है। वो बोलते हैं अब हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। इनके केसेस अदालतों में है, उन्हीं अदालतों ने कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए। कमिश्नरों ने बुला कर उनको जलील किया, तजलील किया, उनका ब्लैकमेल किया। उनको जो ज़ाहिर है जब इस स्टेट का प्राइम मिनिस्टर इनको ओन नहीं करता, इस स्टेट का प्राइम मिनिस्टर उसको दहशतगर्द करार देता है, तो इस स्टेट की बाकी तमाम मशीनरी कहाँ इनको सपोर्ट करेगी? जो लोग यहाँ आते हैं वो ख़ुद देखें, उन लोगों के लिए अपने घरों में बैठकर सर्दी का गुजारा करना मुश्किल है। और अगर कोई जज करना चाहता है इस मूवमेंट की जेन्युइनिटी को ना, तो आकर देखें कि इस सर्दी में ये औरतें क्यों बैठी हुई हैं, इनके बच्चे क्यों बैठे हुए हैं। एक दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ मल्टीपल टाइम्स जो है ना एम्बुलेंसेस करके हम उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम सबको सोर थ्रोट के साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है। इतनी सर्दी है कि उनके इन्फेक्शन बिल्कुल रिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। और जिस तरह खाना ये लोग खाते हैं ना, उसी इंटेंसिटी के साथ ये लोग पेन किलर ले रहे हैं और अब इंजेक्टेबल्स पर आ गए हैं। अब उनका पेन रिलीव नहीं हो रहा है पेन किलर से, मसल रिलैक्सेंट उनको रिलीव नहीं कर रहे हैं, अब वो इंजेक्टेबल्स पर आ गए और इंजेक्टेबल्स के ज़रिए वो अपने आप को
41 दिनों ने 1 मिनट के लिए भी इनकी नींद जो है ना प्रॉपर नहीं है। 3 घंटे सोते हैं, उसके बाद फिर उठते हैं, और वो नींद इतनी डिस्टर्ब नींद है। उसमें सबसे बड़ा मेंटल ट्रॉमा ये है, बाकी चीज़ों को छोड़े, कि 41 दिनों से ये लोग यहाँ बैठे हैं, कोई आया नहीं इनके पास। ये बार बार पूछते हैं कि शायद इन लोगों को एहसास हो, ये हमारे प्यारों के बारे में बात कर सके। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जो मेंटल ट्रॉमा से ये लोग यहाँ गुजर रहे हैं ना, उसको कोई मेजर नहीं कर सकता है, उसकी कोई हद नहीं है। कि यहाँ बैठते साथ ही कुछ नाम नेहाद जर्नलिस्ट आकर इनकी बेइज्जती करते हैं। मुज़ाकरात के नाम पर नाम नेहाद जो लोग आते हैं, कुरान लेकर आते हैं, इनकी बेइज्जती करते हैं। हालांकि यहाँ पीछे बुक में मौजूद औरतों में से बेशतर ऐसे हैं, 1 हफ्ते से उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। जब से वो इस्लामाबाद आए हैं, माल नरिश्ड होने के बावजूद वो रोज़े की शक्ल में, वो कुरान भी पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं ना, फिर भी उन पर ये ब्लेम लगाया जाता है। कर जिन जर्नलिस्ट की आपने बात की जिन्होंने आके यहाँ पर कोई इस तरह की हरकत की, पूरे पाकिस्तान में उनकी ट्रोलिंग हो रही है, आप वो फिक्र है। तो ये बताइए कि बाबा की याद आती है आपको? कितनी याद आती है? रोज़ याद आती है? नहीं, वो तो ज़ाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। आज भी इस उम्र में भी मैं अगर किसी को अपने वालिद के साथ देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि वो शायद मेरे साथ होते तो हालात तब्दील होते। और किसी के भी सर से उसके पासबान को छीनना एक आसान काम नहीं है। एक चीज़ वो होती है कि कुदरती मौत, एक चीज़ होती है तकलीफ़दा मौत। वो तकलीफ़दा मौत जहाँ पे हम हर पल ये सोचते हैं कि उनको कितना टॉर्चर किया होगा, किस हालत में उनकी जान गई होगी। और जिस उम्र में हमें यतीम किया गया, वो उम्र यतीमी की नहीं थी। उसमें हमें ये भी ट्रॉमा है कि बाप तो चला गया, बाप के साथ साथ माँ की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। और हम बहनें और हमारा एक ही भाई, और उस एक भाई के लिए भी हम एक कश्मकश में हैं। उसको एक बार उठाया गया, उसको दोबारा भी उठा सकते हैं, जस्ट फॉर अस, और हमें थ्रेट करने के लिए, हमारे एक्टिविज़म को रोकने के लिए। सो ये एक ट्रॉमा है। देखें, पूरे पाकिस्तान के जो आवाम है वो आपके साथ हैं, कि वो आपके दुआगो हैं कि अल्लाह आपके प्यारों से आपको मिलाए जल्दी। तो हमारे जो सरदार हैं ये कहाँ पे हैं, जिनको आप लोग वोट देते हैं, वो असम्बली में जाते हैं, लेकिन वो इस कॉज में आपके साथ खड़े नज़र नहीं आते? देखिए, हमारा सवाल भी उनसे यही है, सरदार नहीं है वो, सरकारी सरदार है। जो सरदारी निज़ाम है उस पर अगर डिबेट किया जाए, पहले सरदारी निज़ाम जो ब्रिटिश से पहले था उसमें ये था कि सरदार को अवाम इलेक्ट करती थी और अवाम उसको देती थी कि वो उसको सर्व कर सके। अभी जो सरदार है उसको सरकार इलेक्ट करती है, उसकी दस्तारबंदी भी सरकार की होती है, और वो अवाम का नहीं, सरकार का नुमाइंदा है, वो सरकार की सीट पर बैठा हुआ है। ये सवाल हमें अवामी एज अ सरदार नहीं, उससे एज अ अवामी नुमाइंदा पूछते हैं। और जो इतने अरसे दराज से बलूचिस्तान के मसले को सरदारी निज़ाम से जुड़ते हैं वो लोग, यही सबसे बड़ा गलती है। जब हम इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद में तो कोई सरदार नहीं था ना, आपका आर्मी चीफ तो सरदार नहीं है ना, आपके वज़ीर आज़म तो सरदार नहीं है ना। तो हमारे साथ जबर तो सरदारों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने वाले लोग तो यही है, सरदारों को असम्बलियों की सीटें देने वाले लोग तो यही है। तो फिर क्यों आप इतने बड़े जेनोसाइड को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप ये बताएं कि अगर आपके आशीर्वाद जो आप ये स्पॉन्सर कर रहे हैं सरदारों को, अगर आप ये हटा देंगे तो क्या आम लोग इसको मानेंगे कि वो सरदार है? कोई नहीं मानता है। ऐसे है। तो जस्टिस काजी फाइज़ा के हवाले से क्या आपके ख्यालात हैं कि वो आपकी सपोर्ट करेंगे इस मामले में? देखिए, मैं बार बार इस बारे में मुसलसल बात भी कर चुकी हूँ कि वो मेरे समेत जो है ना, वो उनका काम है, वो चीफ जस्टिस इंसाफ फराम करने वाला सबसे बड़ा दायरे की हेड है, तो ये इनकी जिम्मेदारी है, तो वो करनी चाहिए। बलूचिस्तान से है, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से हैं, तो वो नहीं कर रहे हैं इस पर। बलूचिस्तान से होने का मतलब ये है ना कि जब जिस तरह कश्मीर पर बात होती है, लापता अफराद पर बात होती है, तो बलूचिस्तान में जारी रियासती जबर को जस्टिफाई करने के लिए कुछ लोगों को, नामनियाद लोगों को बलूचिस्तान का कहकर उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, अगर वो बलूचिस्तान से है, हमें उनसे ये उम्मीद है कि वो इस मसले को, इस जेन्युइन इशू को उसी तरह डील करेंगे, इस जेन्युइन इशू पर एक्शन लेंगे, इस जेन्युइन इशू को जस्टिफाई नहीं करेंगे। हमारी भी उम्मीदें उनके साथ है, लेकिन मेरे ख्याल से बलूचिस्तान से होना या ना होना ये सवाल नहीं है। सवाल ये होना है कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो उस कुर्सी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनका बलूचिस्तान से होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, उनका ये होना ज़रूरी है कि जिस जमहूरिया पाकिस्तान की वो ओथ ले रहे हैं, आया उस ओथ को वो जस्टिफाई कर रहे हैं, उस ओथ को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर महारंग, अब हमारा एक बजल राउंड है, आप बस एक जुमले में जवाब दे सकती हैं या फिर स्किप कर सकती हैं। आपने कहाँ से MBBS किया? BMC से, बोलवान मेडिकल कॉलेज। ठीक है। दबंग या आयरन लेडी का खिताब जब सुनती हैं तो कैसा लगता है? नहीं, मुझे बहुत हैरानगी होती है, मैं ऐसे कुछ भी नहीं हूँ, मैं काम सियासी वर्कर हूँ और कुछ नहीं। डॉक्टर महारंग कौन है? डॉक्टर महारंग बलूचिस्तान की जंग ज़दा इलाके से आने वाली एक बलोच बेटी है, जो पूरी दुनिया को बलूचिस्तान में होने वाले, अपने सरजमीन में होने वाले जबर की दास्तान सुनाने आई है। पाकिस्तान में ताकत का असल सरचश्मा कौन है? पाकिस्तान में ताकत का असल सरचश्मा वो है जो जबरी गुमशुदियाँ करे, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी है जो ताकत का असल सरचश्मा है। डॉक्टर महारंग बलोच, आप प्रैक्टिस करती हैं आजकल भी? जी, मैं FCPS कर रही हूँ, अभी तक मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। और इस्लामाबाद के वालों के लिए कोई पैगाम? इस्लामाबाद में मौजूद ऐवान है या जितने दुनिया में हो, उनसे सबसे मेरा यही मुतालबा है कि वो बलूचिनोसाइड पर बात करे, इस मूवमेंट का साथ दे, आगे भी इस मूवमेंट का साथ दे, और जस्टिफाई ना करे, कत्ल गारत को जस्टिफाई ना करे। इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। और अगर मसाइल है, अगर कोई जंग ज़दा खत्ता है तो उसकी जड़ को पकड़े, खुद समझने की कोशिश करे। जो मीडिया आपको इनपुट करा रही है उससे अलग एक जो यूथ है ख़ासकर, और जो विमेन हैं पाकिस्तान में जितने हैं, उन सब से मेरी गुजारिश ये है कि बलोच औरत के मसले को समझें, बलोच औरत के लिए खड़े हो जाएं, और साथ साथ जो औरतों की जो मूवमेंट है उन सबसे मेरी गुजारिश ये है कि इस मूवमेंट का साथ दें, इस मूवमेंट को सपोर्ट करें, और इसके बाद भी
इसके बाद भी जो एक मैनिपुलेटिव तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है मीडिया के थ्रू, उससे अलग होकर ख़ुद सच्चाई को जाने और समझे कि ये सिर्फ बलूचिस्तान में होने वाली जारी नस्लकुशी के पीछे कौन है और उनको कैसे रोका जा सकता है। हमारी आपसे गुजारिश है, ये अपील है, आप सब कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि कर सकते हैं। और अवामी ताकत सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इस स्टेट में शायद अदारा हैं, जुडिशरी है, फलां है, लेकिन स्टेट की सबसे बड़ी कुव्वत यहाँ के लोग हैं और वही स्टेट को ये बता सकते हैं कि आप इस स्टेट को कैसे चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर महारंग बलोच को सुना। इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जारी जो मज़ालिम है और महरूमी है उस पर बात की। अगली पॉडकास्ट में अगले मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।